इस धम्म टॉक में अजान ने सिखाया है कि हमें अपने माइंड को बुद्धों की अवेयरनेस के साथ एक बच्चे की तरह प्यार और संतुलन से प्रशिक्षित करना चाहिए। जब हम समाधि के माध्यम से माइंड को शांत करते हैं तो हमें यह स्पष्ट इंसाइट मिलती है कि हमारा शरीर और सभी सेंस ऑब्जेक्ट्स अनित्य हैं और इनमें कोई वास्तविक सेल्फ नहीं है। जैसे पानी और तेल एक बोतल में रहकर भी नहीं मिलते, वैसे ही प्रैक्टिस करने वाला संसार में रहता है, लेकिन सेंसेस के कांटेक्ट का एक्सपीरियंस केवल जस्ट दैट मच के रूप में करता है और नेचुरली रूप से लेट गो कर देता है। उठते बैठते चलते और यहाँ तक कि सोते हुए भी निरंतर माइंडफुलनेस बनाए रखने से हमारे सभी संदेह नष्ट हो जाते हैं और हम अटैचमेंट और डिफाइलमेंट से मुक्त होकर माइंड की एक सच्ची और गहरी शांति का एक्सपीरियंस करते हैं। आए हम इस टॉक को सुने, इनसाइड की स्पष्टता, बुद्धो बुद्धो का उच्चारण करते हुए मेडिटेट करें जब तक कि यह आपके चित्त के हृदय की गहराई में प्रवेश न कर जाए। बुद्धो शब्द भगवान बुद्ध की अवेयरनेस और विजडम का प्रतीक है। प्रैक्टिस में आपको किसी भी अन्य चीज से अधिक इस शब्द पर निर्भर रहना चाहिए। इससे मिलने वाली अवेयरनेस आपको अपने ही माइंड का सच समझने की ओर ले जाएगी। ये एक सच्चा आश्रय है जिसका अर्थ है कि इसमें माइंडफुलनेस और इनसाइट दोनों मौजूद हैं। जंगली जानवरों में भी एक प्रकार की अवेयरनेस हो सकती है। जब वे अपने शिकार का पीछा करते हैं और हमला करने की तैयारी करते हैं तो उनके पास माइंडफुलनेस होती है। यहाँ तक कि शिकारी को भी पकड़े गए शिकार को दबोचे रखने के लिए फर्म माइंडफुलनेस की आवश्यकता होती है, चाहे वह मौत से बचने के लिए कितनी भी बहादुरी से संघर्ष क्यों न करे। वह भी एक प्रकार की माइंडफुलनेस है। इस कारण से आपको विभिन्न प्रकार की माइंडफुलनेस के बीच अंतर करने में सक्षम होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने माइंड को लगाने के एक तरीके के रूप में बुद्धों का उच्चारण करते हुए मेडिटेट करना सिखाया है। जब आप जानबूझकर माइंड को किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं तो वह जाग जाता है। यह अवेयरनेस उसे जगा देती है। एक बार जब मेडिटेशन के माध्यम से यह जानना उत्पन्न हो जाता है तो आप माइंड को क्लियरली देख सकते हैं। जब तक माइंड बुद्धों की अवेयरनेस के बिना रहता है, भले ही वहां सामान्य वर्ल्डली माइंडफुलनेस मौजूद हो, वह ऐसा है जैसे वह जागा हुआ नहीं है और इनसाइट के बिना है। यह आपको उस दिशा में नहीं ले जाएगा जो सच में फायदेमंद है। सत्य बुद्धो यानी जानने की उपस्थिति पर निर्भर करती है। ये एक स्पष्ट जानना होना चाहिए जो माइंड को अधिक उज्जवल और प्रकाशमान बनने की ओर ले जाता है। इस स्पष्ट जानने का माइंड पर पड़ने वाला प्रकाशमय प्रभाव एक अंधेरे कमरे में रोशनी के चमकने के समान है। जब तक कमरा पूरी तरह से काला है, अंदर रखी गई किसी भी ऑब्जेक्ट्स को पहचानना मुश्किल रहता है, या फिर रोशनी की कमी के कारण वे दृष्टि से पूरी तरह ओझल रहती हैं। लेकिन जैसे ही आप अंदर रोशनी की चमक बढ़ाना शुरू करते हैं, यह पूरे कमरे में फैल जाएगी, जिससे आप हर पल अधिक क्लियरली देखने में सक्षम होंगे और इस प्रकार आप अंदर मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट के विवरण को अधिक से अधिक जान पाएंगे। आप माइंड को प्रशिक्षित करने की तुलना एक बच्चे को पढ़ाने से भी कर सकते हैं। एक बच्चे को, जिसने अभी तक बोलना नहीं सीखा है, अस्वाभाविक रूप से इतनी तेज गति से ज्ञान इकट्ठा करने के लिए मजबूर करना असंभव होगा जो उसकी क्षमता से बाहर हो। आप उसके साथ बहुत सख्त नहीं हो सकते या एक ही समय में उसे इतनी भाषा सिखाने की कोशिश नहीं कर सकते जितनी वह ग्रहण न कर सके, क्योंकि बच्चा बस आपकी बातों पर लंबे समय तक अपना अटेंशन बनाए रखने में असमर्थ होगा। आपका माइंड भी इसी तरह का है। कभी कभी स्वयं को कुछ प्रशंसा और प्रोत्साहन देना उचित होता है, कभी कभी आलोचनात्मक होना अधिक उचित होता है। ये उस बच्चे की तरह है। यदि आप उसे बहुत बार डांटते हैं और उसके साथ व्यवहार करने के तरीके में बहुत तीव्र हैं, तो बच्चा राइट वे में प्रगति नहीं करेगा, भले ही वह अच्छा करने के लिए दृढ़ संकल्पित क्यों ना हो। यदि आप उस पर बहुत अधिक दबाव डालते हैं तो बच्चे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसमें अभी भी ज्ञान और एक्सपीरियंस की कमी है और परिणाम स्वरूप वह नेचुरली आगे बढ़ने के राइट वे से भटक जाएगा।
यदि आप अपने स्वयं के माइंड के साथ ऐसा करते हैं, तो यह सम्मा पटिपदा नहीं है जो एनलाइटमेंट की ओर ले जाता है। पटिपदा या प्रैक्टिस से तात्पर्य शरीर, स्पीच और माइंड के प्रशिक्षण और मार्गदर्शन से है। यहाँ मैं विशेष रूप से माइंड के प्रशिक्षण की बात कर रहा हूँ। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि माइंड को प्रशिक्षित करने में यह जानना शामिल है कि खुद को कैसे सिखाया जाए और अपनी इच्छाओं के विपरीत कैसे जाया जाए। आपको अपने माइंड को सिखाने के लिए विभिन्न कुशल साधनों का उपयोग करना होगा, क्योंकि यह लगातार निराशा और उल्लास के मूड में फंस जाता है। यह अनएनलाइटेंड माइंड की प्रकृति है। यह बिल्कुल एक बच्चे की तरह है। एक ऐसे बच्चे के माता पिता जिसने अभी तक बोलना नहीं सीखा है, उसे सिखाने की स्थिति में होते हैं, क्योंकि वे बोलना जानते हैं और भाषा का उनका ज्ञान अधिक है। माता पिता लगातार यह देखने की स्थिति में होते हैं कि उनके बच्चे की समझ में कहाँ कमी है, क्योंकि वे अधिक जानते हैं। माइंड को प्रशिक्षित करना ऐसा ही है। जब आपके पास बुद्धों की अवेयरनेस होती है, तो माइंड अधिक बुद्धिमान होता है और उसके पास जानने का एक अधिक रिफाइंड लेवल होता है, जो सामान्य से बेहतर है। यह अवेयरनेस आपको माइंड की स्थितियों को देखने और स्वयं माइंड को देखने की अनुमति देती है। आप सभी घटनाओं के बीच माइंड के स्टेट को देख सकते हैं। ऐसा होने पर आप नेचुरली रूप से माइंड को प्रशिक्षित करने के लिए कुशल तकनीकों का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। चाहे आप संदेह में फंस जाएं या किसी अन्य डिफाइलमेंट्स में, आप इसे एक मेंटल घटना के रूप में देखते हैं जो माइंड में उत्पन्न होती है और जिसकी माइंड में ही जांच और समाधान किया जाना चाहिए। वह अवेयरनेस जिसे हम बुद्धो कहते हैं, वह बच्चे के माता पिता की तरह है। माता पिता बच्चे के शिक्षक होते हैं जो उसके प्रशिक्षण के प्रभारी होते हैं। इसलिए यह बिल्कुल नेचुरल है कि जब भी वे उसे स्वतंत्र रूप से घूमने देते हैं, तो साथ ही उन्हें उस पर एक नजर रखनी चाहिए। इस बात से अवेयर रहना चाहिए कि वह क्या कर रहा है और वह कहाँ दौड़ रहा है या रेंग रहा है। कभी कभी आप बहुत चतुर हो सकते हैं और आपके पास बहुत सारे अच्छे विचार हो सकते हैं। बच्चे को सिखाने के मामले में आप इस बारे में इतना सोच सकते हैं कि बच्चे के लिए सबसे अच्छा क्या है, कि आप उस बिंदु तक पहुंच सकते हैं जहां आप उसे सिखाने के लिए जितने अधिक तरीके सोचते हैं, बच्चा उन लक्ष्यों से उतना ही दूर चला जाता है जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। जितना अधिक आप उसे सिखाने की कोशिश करते हैं, वह उतना ही दूर होता जाता है, जब तक कि वह वास्तव में भटकने न लगे और उचित तरीके से विकसित होने में विफल न हो जाए। माइंड को प्रशिक्षित करने में संशयवादी संदेह को दूर करना महत्वपूर्ण है। संदेह और अनिश्चितता शक्तिशाली बाधाएं हैं जिनसे निपटना होगा। सक्काय दिट्ठी, सीलबद्ध परामास और विचिकित्सा के तीन बंधनों की जांच, अटैचमेंट से बाहर निकलने का वह मार्ग है जिसका अभ्यास आर्य पुग्गल करते हैं। लेकिन शुरू में आप इन डिफाइलमेंट्स को सिर्फ किताबों से समझते हैं। आप में अभी भी इस बात की इंसाइट की कमी है कि चीजें वास्तव में कैसी हैं। सक्काय दिट्ठी की जांच करना उस डिल्यूजन से परे जाने का तरीका है जो शरीर को एक आत्म के रूप में पहचानता है। इसमें अपने स्वयं के शरीर को एक आत्म के रूप में अटैचमेंट या अन्य लोगों के शरीर को ठोस आत्म के रूप में जोड़ना शामिल है। सक्काय दिट्ठी उस चीज को संदर्भित करता है जिसे आप स्वयं कहते हैं। इसका मतलब इस दृष्टिकोण से अटैचमेंट है कि शरीर एक आत्म है। आपको इस दृष्टिकोण की जांच तब तक करनी चाहिए जब तक कि आप एक नई समझ प्राप्त न कर लें और इस सच को न देख सकें कि शरीर से अटैचमेंट डिफाइलमेंट्स है और यह सभी मनुष्यों के माइंड को धम्म में इंसाइट प्राप्त करने से रोकता है। इस कारण से किसी भी अन्य चीज से पहले उपदेशक भिक्खु दीक्षा के प्रत्येक नए उम्मीदवार को 5 मेडिटेशन ऑब्जेक्ट्स की जांच करने का निर्देश देंगे। केसा, लोमा, नखा, दंता और तचो। यह कॉन्टेम्पलेशन और जांच के माध्यम से है कि आप सक्काय दिट्ठी में इंसाइट विकसित करते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स उस अटैचमेंट के लिए सबसे तात्कालिक आधार बनाते हैं जो सक्काय दिट्ठी का डिल्यूजन पैदा करता है। उन पर कॉन्टेम्पलेशन करने से सक्काय दिट्ठी की सीधी जांच होती है और वह साधन मिलता है
जिसके द्वारा समुदाय में प्रवेश करने पर उपदेशक के निर्देशों को अपनाने वाले पुरुषों और महिलाओं की हर पीढ़ी वास्तव में सक्काय दिट्ठी को पार कर सकती है। लेकिन शुरुआत में आप डिल्यूडेड रहते हैं, बिना इंसाइट के, और इसलिए सक्काय दिट्ठी को भेदने और चीजें जैसी हैं उनके सच को देखने में असमर्थ होते हैं। आप सच देखने में विफल रहते हैं क्योंकि आपके पास अभी भी एक फर्म और न झुकने वाला अटैचमेंट है। यह अटैचमेंट ही है जो डिल्यूजन को बनाए रखता है। भगवान बुद्ध ने डिल्यूजन को पार करना सिखाया है। इसे पार करने का तरीका शरीर को क्लियरली वैसा ही देखना है जैसा वह है। भेदने वाली इंसाइट के साथ आपको यह देखना होगा कि आपके अपने शरीर और अन्य लोगों के शरीर की सच्ची प्रकृति मूल रूप से समान है। लोगों के शरीरों के बीच कोई बुनियादी अंतर नहीं है। शरीर बस शरीर है। ये कोई प्राणी, आत्म, आपका या उनका नहीं है। शरीर की सच्ची प्रकृति में इस स्पष्ट इंसाइट को कायानुपस्सना कहा जाता है। एक शरीर मौजूद है, आप उस पर लेबल लगाते हैं और उसे एक नाम देते हैं। फिर आप इस दृष्टिकोण के साथ उससे अटैच और क्लिंग करते हैं कि यह आपका शरीर है या उसका शरीर है। आप इस दृष्टिकोण से अटैच होते हैं कि शरीर स्थायी है और यह कुछ साफ और सुखद है। यह अटैचमेंट माइंड की गहराई में जाता है। ये वह तरीका है जिससे माइंड शरीर से क्लिंग करता है। सक्काय दिट्ठी का मतलब है कि आप अभी भी शरीर के बारे में संदेह और अनिश्चितता में फंस हुए हैं। आपकी इंसाइट ने अभी तक उस डिल्यूजन को पूरी तरह से नहीं भेदा है जो शरीर को एक आत्म के रूप में देखता है। जब तक डिल्यूजन बना रहता है, आप शरीर को अत्ता कहते हैं और अपने पूरे एक्सपीरियंस की व्याख्या इस दृष्टिकोण से करते हैं कि एक ठोस, स्थायी इकाई है जिसे आप आत्म कहते हैं। आप शरीर को एक आत्म के रूप में देखने के पारंपरिक तरीके से पूरी तरह अटैच हैं कि इससे परे देखने का कोई स्पष्ट तरीका नहीं है। लेकिन चीजें जैसी हैं, उनके सच के अनुसार क्लियर अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि आप शरीर को बस उतना ही देखते हैं। शरीर बस शरीर है। इनसाइट के साथ आप शरीर को बस उतना ही देखते हैं और यह विजडम आत्म की भावना के डिल्यूजन का मुकाबला करती है। यह इंसाइट जो शरीर को बस उतना ही देखती है, वह धीरे धीरे उखाड़ने और डिल्यूजन को लेटिंग गो के माध्यम से उपादान के विनाश की ओर ले जाती है। शरीर को बस उतना ही होने का कॉन्टेम्पलेटिंग करने का प्रैक्टिस करें जब तक कि खुद से यह सोचना बिल्कुल नेचुरल ना हो जाए, ओह, शरीर केवल शरीर है, यह बस उतना ही है। एक बार जब रिफ्लेक्शन का यह तरीका स्थापित हो जाता है, जैसे ही आप खुद से कहते हैं कि यह बस उतना ही है, माइंड लेट गो कर देता है। शरीर के प्रति अटैचमेंट को लेटिंग गो होता है। वह इंसाइट है जो शरीर को केवल शरीर के रूप में देखती है। शरीर को लगातार केवल शरीर के रूप में देखने के माध्यम से डिटैचमेंट की इस भावना को बनाए रखने से सभी संदेह और अनिश्चितता धीरे धीरे उखड़ जाती है। जैसे जैसे आप शरीर की जांच करते हैं, जितना क्लियरली आप इसे एक व्यक्ति, एक प्राणी, मैं या वे के बजाय केवल शरीर के रूप में देखते हैं, माइंड पर उतना ही शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप संदेह और अनिश्चितता एक साथ दूर हो जाती है। सीलबद्ध परामास, जो प्रैक्टिस के वास्तविक उद्देश्य के बारे में स्पष्टता की कमी के कारण आंख बंद करके टटोलने और फीलिंग के रूप में माइंड में प्रकट होता है, एक ही समय में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि यह सक्काय दिट्ठी के साथ उत्पन्न होता है। आप कह सकते हैं कि संदेह, संस्कारों और प्रथाओं के प्रति अंधे अटैचमेंट और सक्काय दिट्ठी के तीन बंधन अविभाज्य हैं और यहां तक कि एक दूसरे के सिमिलीज हैं। एक बार जब आप इस रिश्ते को क्लियरली देख लेते हैं, जब तीन बंधनों में से एक, उदाहरण के लिए संदेह, उत्पन्न होता है और आप इनसाइट की खेती के माध्यम से इसे लेट गो करने में सक्षम होते हैं, तो अन्य दो बंधन स्वचालित रूप से एक ही समय में छोड़ दिए जाते हैं। वे एक साथ बुझ जाते हैं। साथ ही आप सक्काय दिट्ठी और उस अंधे अटैचमेंट को लेट गो कर देते हैं जो विभिन्न प्रैक्टिसेस पर इरादे के टटोलने और धुंधलापन का कारण है। आप उनमें से प्रत्येक को आत्म की भावना के प्रति अपने समग्र अटैचमेंट के एक भाग के रूप में देखते हैं जिसे छोड़ दिया जाना चाहिए।
आपको बार बार शरीर की जांच करनी चाहिए और इसे इसके घटक भागों में तोड़ना चाहिए। जैसे ही आप प्रत्येक भाग को वास्तव में वैसा ही देखते हैं जैसा वह है, शरीर के एक ठोस इकाई या आत्म होने की धारणा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। आपको सच की इस जांच में निरंतर एफर्ट लगाते रहना होगा और आप ढिलाई नहीं कर सकते। मेंटल विकास का एक और पहलू जो स्पष्ट और गहरी इंसाइट की ओर ले जाता है, वह माइंड को शांत करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर मेडिटेटिंग करना है। शांत माइंड वह माइंड है जो समाधि में फर्म और स्थिर है। यह क्षणिक समाधि, उपचार समाधि या अपना समाधि हो सकता है। कंसंट्रेशन का लेवल हर पल कॉन्शियसनेस के रिफाइंड होने से निर्धारित होता है, क्योंकि आप माइंड को एक मेडिटेशन ऑब्जेक्ट पर अवेयरनेस बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। क्षणिक समाधि में माइंड थोड़े समय के लिए यूनिफाइड होता है। यह समाधि में शांत हो जाता है, लेकिन क्षण भर के लिए इकट्ठा होने के बाद तुरंत उस शांतिपूर्ण स्टेट से पीछे हट जाता है। जैसे जैसे मेडिटेशन के दौरान कंसंट्रेशन अधिक रिफाइंड होता जाता है, शांत माइंड की कई समान विशेषताओं का एक्सपीरियंस प्रत्येक लेवल पर किया जाता है। इसलिए प्रत्येक को समाधि के एक लेवल के रूप में वर्णित किया जाता है, चाहे वह क्षणिक हो, उपचार हो या अपना। प्रत्येक लेवल पर माइंड शांत होता है, लेकिन समाधि की गहराई अलग अलग होती है और एक्सपीरियंस की गई शांतिपूर्ण मेंटल स्टेट की प्रकृति अलग अलग होती है। एक लेवल पर माइंड अभी भी गति के अधीन है और भटक सकता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटिंग स्टेट की सीमाओं के भीतर घूमता है। यह ऐसी गतिविधि में नहीं फंसता है जो उत्तेजना और व्याकुलता की ओर ले जाती है। आपकी अवेयरनेस कुछ समय के लिए एक कुशल मेंटल ऑब्जेक्ट का अनुसरण कर सकती है, इससे पहले कि वह स्थिरता के एक बिंदु पर वापस आ जाए जहां वह कुछ समय के लिए बनी रहती है। आप क्षणिक समाधि के एक्सपीरियंस की तुलना किसी शारीरिक गतिविधि जैसे कहीं टहलने जाने से कर सकते हैं। आप आराम करने के लिए रुकने से पहले कुछ समय तक चल सकते हैं और आराम करने के बाद फिर से चलना शुरू कर सकते हैं, जब तक कि दूसरे आराम के लिए रुकने का समय न हो जाए। भले ही आप चलने से रोकने और आराम करने के लिए समय समय पर यात्रा को बाधित करते हैं, हर बार पूरी तरह से स्थिर रहते हैं। यह केवल शरीर की अस्थायी स्थिरता है। थोड़े समय के बाद आपको यात्रा जारी रखने के लिए फिर से आगे बढ़ना होगा। माइंड के भीतर यही होता है जब वह कंसंट्रेशन के ऐसे लेवल का एक्सपीरियंस करता है। यदि आप माइंड को शांत करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर ध्यान केंद्रित करके मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते हैं और शांति के उस लेवल तक पहुंचते हैं जहां माइंड समाधि में फर्म है, लेकिन अभी भी कुछ मेंटल हलचल हो रही है, तो इसे उपचार समाधि के रूप में जाना जाता है। उपचार समाधि में माइंड अभी भी घूम सकता है। यह हलचल कुछ सीमाओं के भीतर होती है। माइंड उनके पार नहीं जाता। माइंड जिन सीमाओं के भीतर घूम सकता है, वे कंसंट्रेशन की दृढ़ता और स्थिरता द्वारा निर्धारित होती हैं। एक्सपीरियंस ऐसा है जैसे आप शांत स्टेट और एक निश्चित मात्रा में मेंटल गतिविधि के बीच ऑल्टरनेट करते हैं। माइंड कुछ समय के लिए शांत रहता है और बाकी समय सक्रिय रहता है। उस गतिविधि के भीतर अभी भी शांति और कंसंट्रेशन का एक निश्चित लेवल बना रहता है, लेकिन माइंड पूरी तरह से स्थिर या अचल नहीं होता है। यह अभी भी थोड़ा सोच रहा है और भटक रहा है। ये ऐसा है जैसे आप अपने ही घर के अंदर घूम रहे हों। आप मेडिटेशन ऑब्जेक्ट से दूर, बाहर जाए बिना और अवेयरनेस खोए बिना अपने कंसंट्रेशन की सीमाओं के भीतर घूमते हैं। माइंड की गति कुशल मेंटल स्टेट्स की सीमाओं के भीतर रहती है। यह अकुशल मेंटल स्टेट्स पर आधारित किसी भी मेंटल प्रसार में नहीं फंसता है। कोई भी सोच कुशल ही रहती है। एक बार माइंड शांत हो जाने पर यह आवश्यक रूप से क्षण प्रति क्षण कुशल मेंटल स्टेट्स का एक्सपीरियंस करता है। जिस समय यह कॉन्सेंट्रेटिंग होता है, माइंड केवल कुशल मेंटल स्टेट्स का एक्सपीरियंस करता है और समय समय पर पूरी तरह से स्थिर होने और अपने ऑब्जेक्ट पर एकाग्र होने के लिए शांत हो जाता है। तो माइंड अभी भी कुछ हलचल का एक्सपीरियंस करता है, अपने ऑब्जेक्ट के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह अभी भी भटक सकता है। यह कंसंट्रेशन के लेवल द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर भटक सकता है।
लेकिन इस हलचल से कोई वास्तविक नुकसान नहीं होता है, क्योंकि माइंड समाधि में शांत है। प्रैक्टिस के दौरान माइंड का विकास इसी प्रकार आगे बढ़ता है। अपना समाधि में माइंड शांत हो जाता है और एक ऐसे लेवल पर स्थिर हो जाता है जहां यह अपने सबसे सूक्ष्म और कुशल रूप में होता है। भले ही आप बाहर से सेंस इंप्रेशंस का एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे ध्वनियां और शारीरिक संवेदनाएं, ये बाहरी ही रहता है और माइंड को परेशान करने में असमर्थ होता है। आप एक ध्वनि सुन सकते हैं, लेकिन यह आपके कंसंट्रेशन को विचलित नहीं करेगी। ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन एक्सपीरियंस ऐसा होता है जैसे आप कुछ सुनते ही नहीं। टकराव की अवेयरनेस होती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आप अवेयर नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लेट गो कर देते हैं। माइंड अपने आप लेट गो कर देता है। कंसंट्रेशन इतना गहरा और फर्म होता है कि आप सेंस इंप्रेशंस के प्रति अटैचमेंट को क्वाइट नेचुरली लेट गो कर देते हैं। माइंड लंबे समय तक इस स्टेट में अब्जॉर्ब हो सकता है। उचित समय तक अंदर रहने के बाद ये फिर वापस आ जाता है। कभी कभी जब आप कंसंट्रेशन के ऐसे गहरे लेवल से पीछे हटते हैं, तो आपके स्वयं के शरीर के किसी पहलू की एक मेंटल छवि प्रकट हो सकती है। यह आपके शरीर की अनाकर्षक प्रकृति के एक पहलू को प्रदर्शित करने वाली एक मेंटल छवि हो सकती है, जो कॉन्शियसनेस में उत्पन्न होती है। जैसे ही माइंड रिफाइंड स्टेट से पीछे हटता है, शरीर की छवि माइंड के भीतर से उभरती और फैलती हुई प्रतीत होती है। शरीर का कोई भी पहलू एक मेंटल छवि के रूप में सामने आ सकता है और उस बिंदु पर माइंड की आंखों को भर सकता है। इस तरह से आने वाली छवियां बेहद स्पष्ट और अचूक होती हैं। उनके उत्पन्न होने के लिए आपको वास्तव में बहुत गहरी शांति का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप उन्हें बिल्कुल क्लियरली देखते हैं, भले ही आपकी आंखें बंद हों। यदि आप अपनी आंखें खोलते हैं, तो आप उन्हें नहीं देख सकते हैं। लेकिन आंखें बंद करके और माइंड समाधि में लीन होने पर आप ऐसी छवियों को उतनी ही क्लियरली देख सकते हैं, जैसे आंखें पूरी तरह खोलकर ऑब्जेक्ट को देख रहे हों। आप कॉन्शियसनेस की एक पूरी श्रृंखला का एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, जहां हर पल माइंड की अवेयरनेस शरीर की अनाकर्षक प्रकृति को व्यक्त करने वाली छवियों पर फिक्स्ड होती है। शांत माइंड में ऐसी छवियों का प्रकट होना शरीर की अनित्य प्रकृति के साथ साथ इसकी अनाकर्षक, अस्वच्छ और अप्रिय प्रकृति में या इसके भीतर किसी भी वास्तविक आत्म या सार की पूर्ण कमी में इनसाइट का आधार बन सकता है। जब इस प्रकार का विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है, तो वे कुशल जांच और इंसाइट के विकास के लिए आधार प्रदान करते हैं। आप इस प्रकार की इंसाइट को सीधे अपने हृदय के अंदर लाते हैं। जैसे जैसे आप इसे अधिक से अधिक करते हैं, यह स्वयं ही इंसाइट ज्ञान के उत्पन्न होने का कारण बन जाता है। कभी कभी जब आप अपना अटेंशन अशुभ के विषय पर विचार करने की ओर लगाते हैं, तो शरीर के विभिन्न अनाकर्षक पहलुओं की छवियां माइंड में अपने आप प्रकट हो सकती हैं। ये छवियां किसी भी ऐसी छवि से अधिक स्पष्ट होती हैं, जिसे आप अपनी कल्पना के साथ बुलाने का प्रयास कर सकते हैं। और ये साधारण प्रकार की विमर्शपूर्ण सोच के माध्यम से प्राप्त इंसाइट की तुलना में कहीं अधिक भेदने वाली प्रकृति की इंसाइट की ओर ले जाती है। इस प्रकार की स्पष्ट इंसाइट का इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि माइंड की गतिविधि रुक जाती है, जिसके बाद वैराग्य की गहरी भावना का एक्सपीरियंस होता है। इसके इतना स्पष्ट और चुभने वाला होने का कारण यह है कि यह पूरी तरह से शांत माइंड से उत्पन्न होती है। शांत स्टेट के भीतर से जांच करने से आपको स्पष्ट से स्पष्ट इंसाइट प्राप्त होती है। माइंड और अधिक शांत हो जाता है, क्योंकि यह कॉन्टेम्पलेशन में अधिक से अधिक अब्जॉर्ब हो जाता है। इनसाइट जितनी अधिक स्पष्ट और निर्णायक होती है, समाधि की शांति से लगातार समर्थित होकर माइंड अपनी जांच के साथ उतनी ही गहराई में प्रवेश करता है। कम्मठान की प्रैक्टिस में यही शामिल है। इस तरह निरंतर जांच आपको बार बार लेट गो करने और अंततः सक्काय दिट्ठी के प्रति अटैचमेंट को नष्ट करने में मदद करती है। ये मांस के इस ढेर के बारे में सभी शेष संदेह और अनिश्चितता को समाप्त करता है, जिसे हम शरीर कहते हैं, और नियमों और प्रथाओं के प्रति
अंधे अटैचमेंट को लेटिंग गो की ओर ले जाता है। यहां तक कि गंभीर बीमारी, उष्णकटिबंधीय बुखार या विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं की स्थिति में भी, जिनका सामान्य रूप से मजबूत शारीरिक प्रभाव पड़ता है और शरीर को हिला देता है, आपकी समाधि और इंसाइट फर्म और अडिग रहती है। आपकी समझ और इंसाइट आपको माइंड और शरीर के बीच स्पष्ट अंतर करने की अनुमति देती है। माइंड एक घटना है, शरीर दूसरी। एक बार जब आप शरीर और माइंड को एक दूसरे से पूरी तरह और निर्विवाद रूप से अलग देखते हैं, तो इसका मतलब है कि इनसाइट की प्रैक्टिस आपको उस बिंदु पर ले आई है जहां आपका माइंड निश्चित रूप से शरीर की सच्ची प्रकृति को देखता है। समाधि की शांति के भीतर से क्लियरली और संदेह से परे शरीर के सच को देखना माइंड को थकान और विरक्ति, निब्बिदा की एक मजबूत भावना का एक्सपीरियंस करने की ओर ले जाता है। यह विरक्ति उस मोह भंग और वैराग्य की भावना से आती है जो चीजें जैसी हैं उन्हें देखने के नेचुरल परिणाम के रूप में उत्पन्न होती है। यह ऐसी विरक्ति नहीं है जो सामान्य वर्ल्डली मूड जैसे कि भय, घृणा या ईर्ष्या या एवर्जन जैसे अन्य अकुशल गुणों से आती है। यह उन दूषित मेंटल स्टेट्स के समान अटैचमेंट की जड़ से नहीं आ रही है। यह वह विरक्ति है जिसमें एक आध्यात्मिक गुण है और इसका माइंड पर उस सामान्य बोरियत और थकान के मूड की तुलना में एक अलग प्रभाव पड़ता है जिसका एक्सपीरियंस साधारण अनएनलाइटेंड मनुष्य पुथुजन करते हैं। आमतौर पर जब साधारण अनएनलाइटेंड मनुष्य थक जाते हैं और ऊब जाते हैं, तो वे अवर्जन, अस्वीकृति और बचने की कोशिश करने के मूड में फंस जाते हैं। इनसाइट का एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है। हालांकि संसार से थकान की भावना जो इनसाइट के साथ बढ़ती है, वह डिटैचमेंट, विरक्ति और अलगाव की ओर ले जाती है, जो नेचुरली रूप से चीजों के सच की जांच करने और देखने से आती है। यह आत्म की उस भावना के प्रति अटैचमेंट से मुक्त है जो चीजों को नियंत्रित करने और अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाने की कोशिश करती है। बल्कि चीजें जैसी हैं उनकी स्वीकृति के साथ आप लेट गो करते हैं। इनसाइट की स्पष्टता इतनी मजबूत है कि आप अब आत्म की किसी भी भावना का एक्सपीरियंस नहीं करते हैं जिसे अपनी इच्छाओं के प्रवाह के खिलाफ संघर्ष करना पड़ता है या अटैचमेंट के माध्यम से सहना पड़ता है। सक्काय दिट्ठी, संदेह और नियमों और प्रथाओं के प्रति अंधे अटैचमेंट के तीन बंधन जो सामान्य रूप से आपके संसार को देखने के तरीके में मौजूद होते हैं, वे आपको डिल्यूडेड नहीं कर सकते हैं या प्रैक्टिस में आपसे कोई गंभीर गलती नहीं करवा सकते हैं। यह पाथ की बिल्कुल शुरुआत है। परम सच में पहली स्पष्ट इंसाइट है और आगे की इंसाइट का मार्ग प्रशस्त करती है। आप इसे फोर नोबल ट्रूथ्स को भेदने के रूप में वर्णित कर सकते हैं। फोर नोबल ट्रूथ्स ऐसी चीजें हैं जिन्हें इंसाइट के माध्यम से रियलाइज किया जाना है। प्रत्येक मंक और नन जिन्होंने कभी उन्हें रियलाइज किया है, उन्होंने चीजें जैसी हैं उनके सच में ऐसी इंसाइट का एक्सपीरियंस किया है। आप दुख को जानते हैं, दुख के कारण को जानते हैं, दुख के निरोध को जानते हैं और दुख के निरोध की ओर ले जाने वाले पाथ को जानते हैं। प्रत्येक नोबल ट्रूथ की समझ माइंड के भीतर एक ही स्थान पर उभरती है। वे एक साथ आते हैं और नोबल एट फोल्ड पाथ के फैक्टर्स के रूप में सामंजस्य स्थापित करते हैं, जिसे भगवान बुद्ध ने सिखाया है कि उन्हें माइंड के भीतर रियलाइज किया जाना है। जैसे ही पाथ के फैक्टर्स माइंड के सेंटर में अभिसरण करते हैं, वे प्रैक्टिस के तरीके के संबंध में आपके मन में अभी भी मौजूद किसी भी संदेह और अनिश्चितता को काट देते हैं। प्रैक्टिस करने के दौरान यह नॉर्मल है कि आप माइंड की विभिन्न स्थितियों का एक्सपीरियंस करते हैं। आप लगातार यह और वह करने या अलग अलग जगहों पर जाने की इच्छाओं का एक्सपीरियंस करते हैं। साथ ही मेंटल पेन, निराशा या प्लेजर की तलाश में इंडल्जेंस के विभिन्न मूड का एक्सपीरियंस करते हैं, जो सभी पिछले कर्म के फल हैं। यह सारा परिणामी कर्म माइंड के अंदर फूलता है और इसे फुला देता है। हालांकि यह पिछले कार्यों का उत्पाद है। यह जानकर कि यह सब अतीत से आने वाली चीजें हैं, आप खुद को इसमें से कुछ भी नया या अतिरिक्त बनाने की अनुमति नहीं देते हैं।
आप स्थितियों के उत्पन्न होने और समाप्त होने का निरीक्षण और विचार करते हैं। जो अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है, वह अभी भी अनुत्पन्न है। यह उत्पन्न शब्द उपादान या माइंड के फर्म अटैचमेंट और क्लिंगिंग को संदर्भित करता है। समय के साथ आपका माइंड तृष्णा और डिफाइलमेंट्स के संपर्क में आया है और उनके द्वारा अनुकूलित हुआ है। और जिन मेंटल स्थितियों और विशेषताओं का आप एक्सपीरियंस करते हैं, वे इसे दर्शाते हैं। इनसाइट विकसित करने के बाद आपका माइंड अब उन पुरानी हैबिट के पैटर्न का पालन नहीं करता है जो डिफाइलमेंट्स द्वारा बनाए गए थे। माइंड और सोचने और प्रतिक्रिया करने के उन दूषित तरीकों के बीच एक अलगाव होता है। माइंड डिफाइलमेंट से अलग हो जाता है। आप इसकी तुलना एक बोतल में तेल और पेंट को एक साथ रखने के प्रभाव से कर सकते हैं। प्रत्येक तरल का घनत्व बहुत अलग होता है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें एक ही बोतल में रखते हैं या अलग-अलग बोतलों में, क्योंकि उनके घनत्व में अंतर तरल पदार्थों को एक साथ मिलने या एक दूसरे में प्रवेश करने से रोकता है। तेल पेंट के साथ नहीं मिलता है और इसके विपरीत पेंट तेल के साथ नहीं मिलता। वे बोतल के अलग-अलग हिस्सों में रहते हैं। आप बोतल की तुलना संसार से कर सकते हैं और ये दो अलग-अलग तरल पदार्थ जिन्हें बोतल में डाल दिया गया है और जिन्हें इसकी सीमाओं के भीतर रहने के लिए मजबूर किया गया है, वे इनसाइट के साथ संसार में रहने वाले आपके समान हैं, जो आपके माइंड को डिफाइलमेंट्स से अलग करती है। आप कह सकते हैं कि आप संसार में रह रहे हैं और संसार की परंपराओं का पालन कर रहे हैं, लेकिन इससे अटैच हुए बिना। जब आपको कहीं जाना होता है तो आप कहते हैं कि आप जा रहे हैं। जब आप आ रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि आप आ रहे हैं, या आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आप संसार की परंपराओं और भाषा का उपयोग करते हैं। लेकिन यह बोतल में दो तरल पदार्थों की तरह है। वे एक ही बोतल में हैं, लेकिन एक साथ नहीं मिलते हैं। आप संसार में रहते हैं, लेकिन साथ ही आप इससे अलग रहते हैं। भगवान बुद्ध ने खुद के लिए सच जाना। वह लोकविदु थे, नोवर ऑफ द वर्ल्ड। आयतन क्या है? इनमें आंखें, कान, नाक, जीभ, शरीर और माइंड शामिल हैं। ये बिल्कुल पहले की तरह ही मौजूद हैं और काम करते हैं। कान आवाज सुनते हैं। नाक अलग अलग गंध सूंघने का काम करती है, चाहे वह सुगंधित हो या तीखी। जीभ का काम अलग अलग स्वादों को चखना है, चाहे वे मीठे, खट्टे, तीखे या नमकीन हों। शरीर गर्मी और सर्दी, नरमी और कठोरता को सेंस करता है। माइंड उन मेंटल ऑब्जेक्ट्स को प्राप्त करता है जो बिल्कुल वैसे ही उत्पन्न होते हैं जैसे वे हमेशा होते रहे हैं। सेंस बेसिस बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे वे पहले करते थे। आप सेंसरी टकराव का एक्सपीरियंस ठीक वैसे ही करते हैं जैसे आपने हमेशा किया है। यह सच नहीं है कि इनसाइट के एक्सपीरियंस के बाद आपकी नाक अब किसी गंध का एक्सपीरियंस नहीं करती है, या आपकी जीभ जो पहले छकने में सक्षम थी अब कुछ भी नहीं छक सकती है, या शरीर अब कुछ भी फील करने में असमर्थ है। सेंसेस के माध्यम से दुनिया का एक्सपीरियंस करने की आपकी क्षमता बरकरार रहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने इनसाइट की प्रैक्टिस शुरू करने से पहले की थी। लेकिन सेंस टकराव के प्रति माइंड की प्रतिक्रिया इसे जस्ट दैट मच के रूप में देखने की होती है। माइंड निश्चित धारणाओं से अटैच नहीं होता है या सेंस ऑब्जेक्ट्स के एक्सपीरियंस से कुछ नहीं बनाता है। यह लेट गो कर देता है। माइंड जानता है कि वह लेटिंग गो कर रहा है। जैसे ही आप धम्म की सच्ची प्रकृति में इंसाइट प्राप्त करते हैं, तो इसका रिजल्ट नेचुरली रूप से लेटिंग गो होता है। वहां अवेयरनेस होती है और उसके बाद अटैचमेंट को छोड़ दिया जाता है। वहां समझ होती है और फिर लेटिंग गो होता है। इनसाइट के साथ आप चीजों को नीचे रख देते हैं। इनसाइट का ज्ञान क्लिंगिंग या अटैचमेंट की ओर नहीं ले जाता है। यह आपके दुख को नहीं बढ़ाता है। ऐसा नहीं होता है। धम्म में सच्ची इनसाइट रिजल्ट के रूप में लेटिंग गो लाती है। आप जानते हैं कि यह दुख का कारण है, इसलिए आप अटैचमेंट छोड़ देते हैं। एक बार जब आपके पास इंसाइट होती है, तो माइंड लेट गो कर देता है। यह उस चीज को नीचे रख देता है जिसे उसने पहले पकड़ रखा था। इसे वर्णित करने का एक और तरीका यह कहना है कि आप अब अपनी प्रैक्टिस में टटोल या भटक नहीं रहे हैं।
आप अब आंखें बंद करके टटोल नहीं रहे हैं और फॉर्म्स, ध्वनियों, गंधों, स्वादों, शारीरिक संवेदनाओं या माइंड ऑब्जेक्ट्स से अटैच नहीं हो रहे हैं। आंखों, कानों, नाक, जीभ, शरीर और माइंड के माध्यम से सेंस ऑब्जेक्ट्स का एक्सपीरियंस अब माइंड की उन्हीं पुरानी आदतन गतिविधियों को उत्तेजित नहीं करता है, जहां वह ऐसे सेंस ऑब्जेक्ट्स में शामिल होने या आगे के प्रसार के माध्यम से एक्सपीरियंस में कुछ और जोड़ने की कोशिश कर रहा है। माइंड सेंस के कांटेक्ट के इर्द गिर्द चीजें नहीं बनाता है। एक बार कांटेक्ट हो जाने पर आप ऑटोमेटिकली लेट गो कर देते हैं। माइंड अनुभव को त्याग देता है। इसका मतलब यह है कि यदि आप किसी चीज के प्रति आकर्षित होते हैं, तो आप माइंड में आकर्षण का एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन आप उससे अटैच नहीं होते या उसे मजबूती से पकड़कर नहीं रखते हैं। यदि आपकी अवर्जन की प्रतिक्रिया है, तो बस माइंड में अवर्जन उत्पन्न होने का एक्सपीरियंस होता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आत्म की ऐसी कोई भावना उत्पन्न नहीं होती है जो अटैच होती है और अवर्जन को अर्थ और महत्व देती है। दूसरे शब्दों में, माइंड लेट गो करना जानता है। वह जानता है कि चीजों को एक तरफ कैसे रखना है। यह लेट गो करने और चीजों को नीचे रखने में सक्षम क्यों है? क्योंकि इनसाइट की उपस्थिति का मतलब है कि आप उन सभी मेंटल स्टेट से अटैच होने से आने वाले हानिकारक परिणामों को देख सकते हैं। जब आप फॉर्म्स देखते हैं तो माइंड शांत रहता है। जब आप ध्वनियां सुनते हैं तो यह शांत रहता है। माइंड एक्सपीरियंस किए गए किसी भी सेंस ऑब्जेक्ट्स के पक्ष या विपक्ष में कोई स्टैंड नहीं लेता है। यह सभी सेंस कांटेक्ट के लिए समान है, चाहे वह आंखों, कानों, नाक, जीभ, शरीर या माइंड के माध्यम से हो। माइंड में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, वे आपको परेशान नहीं कर सकते। आप लेट गो करने में सक्षम हैं। आप किसी चीज को वांछनीय मान सकते हैं, लेकिन आप उस धारणा से अटैच नहीं होते हैं या उसे कोई विशेष महत्व नहीं देते हैं। ये बस अटैचमेंट के बिना देखे जाने वाली माइंड की एक कंडीशन बन जाती है। इसी को भगवान बुद्ध ने सेंस ऑब्जेक्ट्स का जस्ट दैट मच के रूप में एक्सपीरियंस करने के रूप में वर्णित किया है। सेंस बेसिस अभी भी काम कर रहे हैं और सेंस ऑब्जेक्ट्स का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन अटैचमेंट की प्रक्रिया के बिना, जो माइंड में इधर उधर की हलचल को उत्तेजित करती है। आत्म की भावना के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने या उस स्थान से इस स्थान पर जाने के अर्थ में माइंड की कोई अनुकूलता नहीं हो रही है। 6 सेंस बेसिस के बीच सेंस कांटेक्ट सामान्य रूप से होता है, लेकिन माइंड आकर्षण या अवर्जन की स्थितियों में फंसकर पक्ष नहीं लेता है। आप लेट गो करना समझते हैं। सेंस कांटेक्ट की अवेयरनेस होती है, जिसके बाद लेटिंग गो होता है। आप अवेयरनेस के साथ लेट गो करते हैं और लेट गो करने के बाद अवेयरनेस बनाए रखते हैं। इसी तरह इनसाइट की प्रक्रिया काम करती है। माइंड और उसके एक्सपीरियंस का हर कोण और हर पहलू नेचुरली रूप से प्रैक्टिस का हिस्सा बन जाता है। जब आप इसे प्रशिक्षित करते हैं, तो माइंड इसी तरह प्रभावित होता है। यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि माइंड बदल गया है और पहले जैसा नहीं है। यह अब उस तरह का व्यवहार नहीं करता जिसके आप आदी हैं। आप अब अपने एक्सपीरियंस से कोई आत्म नहीं बना रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपनी माँ, पिता या किसी अन्य करीबी की मृत्यु का एक्सपीरियंस करते हैं, यदि आपका माइंड शांत और इंसाइट की प्रैक्टिस में फर्म रहता है और जो हुआ है उस पर कुशलता से विचार करने में सक्षम है, तो आप उस घटना से अपने लिए दुख नहीं पैदा करेंगे। उस व्यक्ति की मृत्यु की खबर पर घबराने या सदमे की फीलिंग करने के बजाय समझदारी से विचार करने से आने वाली उदासी और वैराग्य की एक भावना होती है। आप एक्सपीरियंस के प्रति अवेयर होते हैं और फिर लेट गो कर देते हैं। वहां जानना होता है और फिर आप उसे एक तरफ रख देते हैं। आप अपने लिए कोई और दुख पैदा किए बिना लेट गो कर देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप क्लियरली जानते हैं कि दुख किस कारण से उत्पन्न होता है। जब आप दुख का सामना करते हैं, तो आप उस दुख के प्रति अवेयर होते हैं। जैसे ही आप दुख का एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली खुद से सवाल पूछते हैं, यह कहां से आता है? दुख का अपना कारण है और वह है माइंड में अभी भी बचा हुआ अटैचमेंट और क्लिंगिंग।
इसलिए आपको अटैचमेंट को लेट गो करना होगा। सारा दुख एक कारण से आता है। कारण पैदा करने के बाद आप उसे छोड़ देते हैं। उसे विजडम के साथ छोड़ें। आप इनसाइट के माध्यम से इसे लेट गो करते हैं, जिसका अर्थ है विजडम। आप डिल्यूजन के माध्यम से लेट गो नहीं कर सकते। ये इसी तरह से है। धम्म में इनसाइट की जांच और विकास माइंड की इस गहरी शांति को जन्म देता है। ऐसी क्लियर और भेदने वाली इंसाइट प्राप्त करने का अर्थ है कि यह हर समय बनी रहती है, चाहे आप आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रहे हों या भले ही आप आंखें खोलकर कुछ कर रहे हों। आप खुद को किसी भी सिचुएशन में पाते हैं, चाहे वह औपचारिक मेडिटेशन में हो या नहीं। इनसाइट की स्पष्टता बनी रहती है। जब आपके पास माइंड के भीतर माइंड की अटूट माइंडफुलनेस होती है, तो आप खुद को नहीं भूलते हैं। चाहे खड़े हों, चल रहे हों, बैठे हों या लेटे हों, भीतर की अवेयरनेस माइंडफुलनेस को खोना असंभव बना देती है। यह अवेयरनेस का एक स्टेट है जो आपको खुद को भूलने से रोकता है। माइंडफुलनेस इतनी मजबूत हो गई है कि यह उस बिंदु तक स्वयं निर्वाह करने वाली बन जाती है जहां माइंड के लिए ऐसा होना नेचुरल हो जाता है। ये माइंड को प्रशिक्षित करने और विकसित करने के रिजल्ट्स हैं, और यहीं आप संदेह से परे जाते हैं। आपको भविष्य के बारे में कोई संदेह नहीं है। आपको अतीत के बारे में कोई संदेह नहीं है, और तदनुसार वर्तमान के बारे में भी संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास अभी भी अवेयरनेस है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य जैसी कोई चीज होती है। आप समय के अस्तित्व के प्रति अवेयर हैं। अतीत, वर्तमान और भविष्य की रियलिटी है, लेकिन आप अब इसके बारे में चिंतित या परेशान नहीं हैं। आप अब चिंतित क्यों नहीं हैं? अतीत में जो कुछ भी हुआ वह पहले ही हो चुका है। अतीत पहले ही बीत चुका है। वर्तमान में जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वह उन कारणों का रिजल्ट है जो अतीत में थे। इसका एक स्पष्ट उदाहरण यह कहना है कि यदि आपको अभी भूख फील नहीं होती है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अतीत में किसी समय खाना खा लिया है। वर्तमान में भूख की कमी अतीत में किए गए कार्यों का रिजल्ट है। यदि आप वर्तमान में अपने एक्सपीरियंस को जानते हैं, तो आप अतीत को जान सकते हैं। भोजन करना अतीत का कारण था, जिसके परिणाम स्वरूप आप वर्तमान में आराम या एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, और यह आपको भविष्य में सक्रिय होने और काम करने का कारण प्रदान करता है। तो वर्तमान उन कारणों को प्रदान कर रहा है जो भविष्य में रिजल्ट्स लाएंगे। इस प्रकार अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक समान देखा जा सकता है। भगवान बुद्ध ने इसे एको धम्मो कहा था। ये कई अलग अलग चीजें नहीं हैं, बस इतना ही है। जब आप वर्तमान को देखते हैं, तो आप भविष्य को देखते हैं। वर्तमान को समझकर आप अतीत को समझते हैं। अतीत, वर्तमान और भविष्य निरंतर कारण और प्रभाव की एक श्रृंखला बनाते हैं, और इसलिए लगातार एक से दूसरे की ओर बह रहे हैं। अतीत से ऐसे कारण हैं जो वर्तमान में रिजल्ट्स उत्पन्न करते हैं, और ये पहले से ही भविष्य के लिए कारण उत्पन्न कर रहे हैं। कारण और परिणाम की यह प्रक्रिया प्रैक्टिस पर भी उसी तरह लागू होती है। आप समाधि और इंसाइट में माइंड को प्रशिक्षित करने के फलों का एक्सपीरियंस करते हैं, और ये निश्चित रूप से माइंड को अधिक बुद्धिमान और कुशल बनाते हैं। माइंड पूरी तरह से संदेह से परे चला जाता है। आप अब किसी भी चीज के बारे में अनिश्चित या अटकलें लगाने वाले नहीं हैं। संदेह की कमी का मतलब है कि आप अब प्रैक्टिस में टटोलते नहीं हैं या अपना रास्ता फीलिंग के माध्यम से नहीं खोजते हैं। परिणाम स्वरूप आप नेचर के अनुसार जीते और कार्य करते हैं। आप संसार में सबसे नेचुरल तरीके से रहते हैं। इसका मतलब है संसार में शांतिपूर्वक रहना। आप उस चीज के बीच भी शांति पा सकते हैं जो अशांत है। इसका मतलब है कि आप पूरी तरह से संसार में रहने में सक्षम हैं। आप बिना कोई प्रॉब्लम्स पैदा किए संसार में रहने में सक्षम हैं। भगवान बुद्ध संसार में रहे और संसार के भीतर माइंड की सच्ची शांति पाने में सक्षम थे। धम्म के प्रैक्टिशनर्स के रूप में आपको भी ऐसा ही करना सीखना चाहिए। चीजें इस तरह हैं या उस तरह हैं, ऐसी धारणाओं में न खोएं और न ही अटैच हों। किसी भी ऐसी धारणा से अटैच न हों या उसे अनुचित महत्व न दें जो अभी भी डिल्यूडेड है। जब भी माइंड उत्तेजित हो जाए,
तो कारण की जांच और कॉन्टेम्पलेट करें। जब आप चीजों से अपने लिए कोई दुख पैदा नहीं कर रहे हैं, तो आप शांत हैं। जब मेंटल आंदोलन पैदा करने वाले कोई मुद्दे नहीं होते हैं, तो आप संभव में रहते हैं। यानी आप माइंडफुलनेस और चारों ओर की अवेयरनेस की उपस्थिति द्वारा बनाए गए मेंटल संभाव के साथ सामान्य रूप से प्रैक्टिस करना जारी रखते हैं। आप सेल्फ कंट्रोल और संतुलन की भावना बनाए रखते हैं। यदि कोई मामला उत्पन्न होता है और माइंड पर हावी होता है, तो आप तुरंत गहन जांच और कॉन्टेम्पलेशन के लिए उसे पकड़ लेते हैं। यदि उस पल क्लियर इंसाइट है, तो आप मामले को विजडम के साथ भेदते हैं और इसे माइंड में कोई दुख पैदा करने से रोकते हैं। यदि अभी तक क्लियर इंसाइट नहीं है, तो आप संप मेडिटेशन की प्रैक्टिस के माध्यम से मामले को अस्थायी रूप से लेट गो कर देते हैं और माइंड को अटैच नहीं होने देते। भविष्य में किसी बिंदु पर आपकी इंसाइट निश्चित रूप से इसे भेदने के लिए पर्याप्त मजबूत होगी, क्योंकि देर सबेर आप इतनी शक्तिशाली इंसाइट विकसित कर लेंगे कि वह उन सभी चीजों को समझ सके जो अभी भी अटैचमेंट और दुख का कारण बनती हैं। अंततः माइंड को आपके द्वारा एक्सपीरियंस किए जाने वाले हर प्रकार के सेंस ऑब्जेक्ट और मेंटल स्टेट से उत्तेजित प्रतिक्रियाओं से संघर्ष करने और उन्हें दूर करने के लिए एक बड़ा एफर्ट करना पड़ता है। इसे कांटेक्ट में आने वाले हर एक ऑब्जेक्ट के साथ कड़ी मेहनत करनी चाहिए। सभी 6 आंतरिक सेंस बेसिस और उनके एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स माइंड पर अभिसरण करते हैं। केवल माइंड पर अवेयरनेस पर फोकस करने से आप आंखों, कानों, नाक, जीभ, शरीर, माइंड और उनके सभी ऑब्जेक्ट्स में समझ और इनसाइट प्राप्त करते हैं। माइंड वहां पहले से ही है, इसलिए महत्वपूर्ण बात माइंड के बिल्कुल सेंटर में जांच करना है। जितना अधिक आप स्वयं माइंड की जांच करने जाते हैं, उतनी ही क्लियर और गहरी इंसाइट उभरती है। यह कुछ ऐसा है जिस पर मैं सिखाते समय जोर देता हूं, क्योंकि इस बिंदु को समझना प्रैक्टिस के लिए महत्वपूर्ण है। नॉर्मली जब आप सेंस कांटेक्ट का एक्सपीरियंस करते हैं और विभिन्न ऑब्जेक्ट्स से टकराव प्राप्त करते हैं, तो माइंड केवल आकर्षण या अवर्जन के साथ प्रतिक्रिया करने की प्रतीक्षा कर रहा होता है। अनएनलाइटेंड माइंड के साथ यही होता है। यह एक प्रकार की उत्तेजना के कारण अच्छे मूड में या दूसरे प्रकार के कारण बुरे मूड में फंसने के लिए तैयार रहता है। यहां आप फर्म और अटूट अटेंशन के साथ माइंड की जांच करते हैं। जैसे ही आप सेंसेस के माध्यम से विभिन्न ऑब्जेक्ट्स का एक्सपीरियंस करते हैं, आप इसे मेंटल प्रसार को खिलाने नहीं देते हैं। आप बहुत सारी दूषित सोच में नहीं फंसते हैं। आप पहले से ही विपस्सना की प्रैक्टिस कर रहे हैं और सभी सेंस ऑब्जेक्ट्स की जांच करने के लिए इनसाइट विजडम पर निर्भर हैं। विपस्सना मेडिटेशन का तरीका ही विजडम विकसित करता है। समद मेडिटेशन के विभिन्न ऑब्जेक्ट्स के साथ प्रशिक्षण, चाहे वह बुद्धो, धम्मो, संघो जैसे शब्द का उच्चारण हो या श्वास के साथ माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस हो, माइंड को समाधि की शांति और दृढ़ता का एक्सपीरियंस करने की ओर ले जाता है। सम्मत मेडिटेशन में आप एक ही ऑब्जेक्ट पर अवेयरनेस पर फोकस करते हैं और अन्य सभी को अस्थायी रूप से लेट गो कर देते हैं। विपस्सना मेडिटेशन इसी के समान है, क्योंकि जब आप सेंस ऑब्जेक्ट्स के साथ कांटेक्ट करते हैं, तो आप इस रिफ्लेक्शन का उपयोग करते हैं कि इस पर विश्वास न करें। विपस्सना की प्रैक्टिस करते हुए आप किसी भी सेंस ऑब्जेक्ट को आपको डिल्यूट नहीं करने देते। आप प्रत्येक ऑब्जेक्ट के माइंड पर अभिसरण होते ही अवेयर हो जाते हैं, चाहे उसका एक्सपीरियंस आंखों, कानों, नाक, जीभ, शरीर या माइंड से हो, और आप इस रिफ्लेक्शन, इस पर विश्वास न करें, का उपयोग लगभग एक मौखिक मेडिटेशन ऑब्जेक्ट के रूप में बार बार दोहराने के लिए करते हैं। प्रत्येक ऑब्जेक्ट तुरंत इंसाइट का स्रोत बन जाता है। आप प्रत्येक ऑब्जेक्ट की अनित्य प्रकृति की जांच करने के लिए उस माइंड का उपयोग करते हैं जो समाधि में फर्म है। सेंस कांटेक्ट के प्रत्येक क्षण में आप यह रिफ्लेक्शन लाते हैं, यह निश्चित नहीं है या यह अनित्य है। यदि आप डिल्यूजन में फंस जाते हैं और एक्सपीरियंस किए गए ऑब्जेक्ट पर विश्वास करते हैं, तो आपको दुख होता है, क्योंकि ये सभी धम्म अनत्ता हैं।
यदि आप किसी भी ऐसी चीज से अटैच होते हैं जो नॉन सेल्फ है और उसे सेल्फ के रूप में गलत समझते हैं, तो यह ऑटोमेटिकली दर्द और संकट का कारण बन जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप गलत धारणाओं से अटैच हो जाते हैं। सच की बार बार जांच करें, बार बार, जब तक कि आप क्लियरली यह न समझ लें कि इन सभी सेंस ऑब्जेक्ट्स में किसी भी सच्चे सेल्फ का अभाव है, वे किसी भी वास्तविक सेल्फ के नहीं हैं। तो फिर आप उन्हें गलत क्यों समझते हैं और एक सेल्फ होने या किसी सेल्फ से संबंधित होने के रूप में उनसे अटैच क्यों होते हैं? यहीं आपको सच पर रिफ्लेक्टिंग करते रहने के लिए एफर्ट लगाना चाहिए। वे वास्तव में आप नहीं हैं, वे आपके नहीं हैं। आप उन्हें सेल्फ के रूप में गलत क्यों समझते हैं? इनमें से किसी भी सेंस ऑब्जेक्ट्स को किसी भी अंतिम अर्थ में आप नहीं माना जा सकता है। तो वे आपको उन्हें एक सेल्फ के रूप में देखने के लिए डिल्यूट क्यों करते हैं? सच में ऐसा संभव होने का कोई तरीका नहीं है। सभी सेंस ऑब्जेक्ट्स अनित्य हैं, तो आप उन्हें स्थायी के रूप में क्यों देखते हैं? यह अविश्वसनीय है कि वे आपको कैसे डिल्यूट करते हैं। शरीर स्वाभाविक रूप से अनाकर्षक है, तो आप संभवतः इस दृष्टिकोण से कैसे अटैच हो सकते हैं कि यह कुछ आकर्षक है? ये परम सच, शरीर का अनाकर्षक होना और सभी संरचनाओं में अनित्य और सेल्फ की कमी जांच से स्पष्ट हो जाते हैं। और अंत में आप देखते हैं कि यह चीज जिसे हम संसार कहते हैं, वास्तव में इन गलत दृष्टिकोणों से बना एक डिल्यूजन है। चूंकि आप तीन विशेषताओं की जांच करने और घटनाओं की सच्ची प्रकृति को भेदने के लिए इनसाइट मेडिटेशन का उपयोग करते हैं, इसलिए कुछ भी विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। एक्सट्रीम्स पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे अपने लिए मुश्किल न बनाएं। अपनी अवेयरनेस को सीधे फोकस करें, जैसे कि आप एक स्वागत कक्ष में प्रवेश करने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए बैठे हों। आपके स्वागत कक्ष में केवल एक ही कुर्सी है, इसीलिए जो विभिन्न मेहमान आपसे मिलने के लिए कमरे में आते हैं, वे बैठ नहीं पाते हैं, क्योंकि आप पहले से ही उपलब्ध एकमात्र कुर्सी पर बैठे हैं। यदि कोई आगंतुक कमरे में प्रवेश करता है, तो आप तुरंत जान जाते हैं कि वे कौन हैं। भले ही दो, तीन या कई आगंतुक एक साथ कमरे में आएं, आप तुरंत जान जाते हैं कि वे कौन हैं, क्योंकि उनके पास बैठने की कोई जगह नहीं है। आप उपलब्ध एकमात्र सीट पर बैठे हैं, इसलिए अंदर आने वाला हर एक आगंतुक आपके लिए बिल्कुल ऑब्वियस है और बहुत लंबे समय तक रुकने में असमर्थ है। आप सभी मेहमानों को आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। आप अनित्य, दुख और अनात्म की तीन विशेषताओं की जांच करने पर अवेयरनेस को फिक्स करते हैं और अपना अटेंशन इस कॉन्टेम्पलेशन पर बनाए रखते हैं, इसे कहीं और नहीं भेजते। सभी घटनाओं की अनित्य, अनसैटिस्फैक्टरी और अनात्म प्रकृति में इंसाइट लगातार क्लियर और अधिक व्यापक रूप से बढ़ती है। आपकी समझ अधिक गहरी होती जाती है। इंसाइट की ऐसी स्पष्टता एक ऐसी शांति की ओर ले जाती है जो आपके हृदय में उस शांति से अधिक गहराई तक प्रवेश करती है, जिसका एक्सपीरियंस आप समथ मेडिटेशन की प्रैक्टिस से कर सकते हैं। चीजें जैसी हैं उनके तरीके में इस इंसाइट की स्पष्टता और पूर्णता ही है जिसका माइंड पर शुद्ध करने वाला प्रभाव पड़ता है। गहरी और बिल्कुल स्पष्ट इंसाइट के रिजल्ट के रूप में उत्पन्न होने वाली विजडम शुद्धि के एजेंट के रूप में कार्य करती है। समय के साथ सच की बार बार जांच और कॉन्टेम्पलेशन के माध्यम से आपके विचार बदलते हैं, और जिसे आपने पहले गलती से आकर्षक मान लिया था, वह धीरे धीरे अपनी अपील खो देता है, क्योंकि इसकी अनाकर्षक प्रकृति का सच स्पष्ट हो जाता है। आप घटनाओं की जांच यह देखने के लिए करते हैं कि क्या वे वास्तव में स्थायी हैं या अनित्य प्रकृति की हैं। पहले तो आप बस खुद को यह शिक्षा सुनाते हैं कि सभी स्थितियां अनित्य हैं, लेकिन समय के बाद आप वास्तव में अपनी जांच से सच को क्लियरली देखते हैं। सच जांच के बिंदु पर ही पाए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। यह वह सीट है जहां आप मेहमानों के स्वागत की प्रतीक्षा करते हैं। इनसाइट विकसित करने के लिए आप कहीं और नहीं जा सकते। आपको इसी एक स्थान पर बैठे रहना चाहिए, कमरे की एकमात्र कुर्सी पर। जैसे ही मेहमान आपके स्वागत कक्ष में प्रवेश करते हैं,
उनके रूप और उनके व्यवहार करने के तरीके को ऑब्जर्व करना आसान होता है, क्योंकि वे बैठने में असमर्थ होते हैं। अनिवार्य रूप से आप उनके बारे में सब कुछ जान जाते हैं। दूसरे शब्दों में आप इन सभी घटनाओं की अनित्य, अनसैटिस्फैक्टरी और अनात्म प्रकृति की क्लियर और स्पष्ट समझ पर पहुंचते हैं। और यह इंसाइट आपके माइंड में इतनी निर्विवाद और फर्म हो गई है कि यह चीजों की सच्ची प्रकृति के बारे में किसी भी शेष अनिश्चितता को समाप्त कर देती है। आप निश्चित रूप से जानते हैं कि एक्सपीरियंस को देखने का कोई अन्य संभव तरीका नहीं है। ये सबसे गहरे लेवल पर धम्म का रियलाइजेशन है। अंततः आपके मेडिटेशन में जानने को बनाए रखना शामिल है, जिसके बाद लगातार लेटिंग गो होता है, क्योंकि आप आंखों, कानों, नाक, जीभ, शरीर और माइंड के माध्यम से सेंस ऑब्जेक्ट्स का एक्सपीरियंस करते हैं। इसमें बस इतना ही शामिल है और इसमें से कुछ और बनाने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तीन विशेषताओं की जांच के माध्यम से इनसाइट विकसित करने में बार बार एफर्ट लगाया जाए। हर चीज विजडम के उत्पन्न होने का कारण बन सकती है, और यही वह है जो सभी प्रकार के डिफाइलमेंट्स और अटैचमेंट को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। यह विपස්සना मेडिटेशन का फल है, लेकिन यह न मान लें कि आप जो कुछ भी करते हैं वह इनसाइट से आ रहा है। कभी कभी आप अभी भी अपनी इच्छाओं का पालन करते हुए चीजें करते हैं। यदि आप अभी भी अपनी इच्छाओं का पालन करते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप केवल उन दिनों में एफर्ट लगाएंगे जब आप एनर्जेटिक और प्रेरित फीलिंग कर रहे हों, और आप उन दिनों कोई मेडिटेशन नहीं करेंगे जब आप आलसी फीलिंग कर रहे हों। इसे डिफाइलमेंट्स के प्रभाव में प्रैक्टिस करना कहा जाता है। इसका मतलब है कि आपका अपने माइंड पर कोई वास्तविक अधिकार नहीं है, और आप बस अपनी इच्छाओं का पालन करते हैं। जब आपका माइंड धम्म के अनुरूप होता है, तो कोई भी ऐसा नहीं होता जो मेहनती हो, और कोई भी ऐसा नहीं होता जो आलसी हो। यह इस बात का मामला है कि माइंड किस प्रकार कंडीशन्ड है। इनसाइट की प्रैक्टिस बिना किसी आलस्य या मेहनत के ऑटोमेटिकली बहती रहती है। यह एक ऐसा स्टेट है जो स्वयं निर्वाह करने वाला है और अपनी ही एनर्जी से संचालित होता है। एक बार जब माइंड में ये विशेषताएं आ जाती हैं, तो इसका मतलब है कि आपको प्रैक्टिस में डूअर नहीं बनना पड़ता। आप कह सकते हैं कि यह ऐसा है जैसे आपने वह सारा काम पूरा कर लिया है जो आप कर रहे थे, और अब आपके लिए केवल एक ही काम बचा है कि चीजों को उनके हाल पर छोड़ दें और माइंड पर नजर रखें। आपको अब ऐसा व्यक्ति बनने की आवश्यकता नहीं है जो कुछ कर रहा हो। अभी भी मेंटल गतिविधि हो रही है। आप अपने कर्मिक संचय के अनुसार सुखद और अनप्लेजेंट कांटेक्ट का एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन आप इसे जस्ट दैट मच के रूप में देखते हैं और पूरे समय आत्म की भावना के प्रति अटैचमेंट को लेटिंग गो करते रहते हैं। इस बिंदु पर आप कोई आत्म नहीं बना रहे हैं, और इसलिए आप कोई दुख नहीं बना रहे हैं। आप जिन भी सेंस ऑब्जेक्ट्स और मूड का एक्सपीरियंस करते हैं, अंततः माइंड में उनका बिल्कुल समान मूल्य होता है। आप जिन भी मेंटल या शारीरिक घटनाओं की जांच करते हैं, वे हर दूसरी चीज के समान ही दिखाई देती हैं, और उनमें समान अंतर्निहित गुण होते हैं। सभी घटनाएं एक समान हो जाती हैं। माइंड में सभी अनिश्चितताओं को समाप्त करने के लिए आपकी विजडम को उस हद तक विकसित होना होगा। जब आप पहली बार मेडिटेटिंग करना शुरू करते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप केवल चीजों के बारे में संदेह करना और अटकलें लगाना जानते हैं। माइंड हमेशा डगमगाता और अस्थिर रहता है। आप पूरा समय उत्तेजित सोच और चीजों के बारे में प्रसार करने में फंस रहते हैं। आपको हर एक छोटी से छोटी चीज के बारे में संदेह होता है। क्यों? यह अधीरता से उत्पन्न होता है। आप सभी उत्तर जानना चाहते हैं, और वह भी जल्दी। आप बिना कुछ किए जल्दी से इंसाइट प्राप्त करना चाहते हैं। आप चीजें जैसी हैं उनके तरीके का सच जानना चाहते हैं। लेकिन वह वांटिंग माइंड में इतनी मजबूत है कि यह उस इंसाइट से अधिक शक्तिशाली है जिसकी आप इच्छा रखते हैं। इस कारण से प्रैक्टिस को चरणों में विकसित होना पड़ता है। आपको एक समय में एक कदम आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले आपको निरंतर एफर्ट लगाने की आवश्यकता है।
आपको अपने पिछले अच्छे कार्यों के निरंतर समर्थन और 10 पारमी के विकास की भी आवश्यकता है। माइंड को प्रशिक्षित करने में एफर्ट जुटाते रहें। जल्दी रिजल्ट्स की इच्छा में ना फंसें। जब इनसाइट्स आने में धीमी होती हैं, तो यह आपको केवल निराशा और हताशा की ओर ले जाता है। ऐसा सोचना आपकी मदद नहीं करेगा। क्या अचानक किसी प्रकार के स्थायी स्टेट का एक्सपीरियंस करने की उम्मीद करना सही है, जहां आप बिल्कुल भी प्लेजर या पेन का एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइंड आपके सामने क्या फेंकता है। उस समय जब आप माइंड और विभिन्न सेंस ऑब्जेक्ट्स के बीच कंटैक्ट से उत्तेजित प्लेजर और पेन से अभिभूत हो जाते हैं, तो आपको कोई अंदाजा नहीं होता है कि आपकी प्रैक्टिस किस लेवल तक पहुंच गई है। लेकिन थोड़े ही समय में ऐसे मूड माइंड पर अपना अधिकार खो देते हैं। वास्तव में ऐसा टकराव फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यह आपको अपने स्वयं के एक्सपीरियंस की जांच करने की याद दिलाता है। आप जान जाते हैं कि आपके द्वारा एक्सपीरियंस किए जाने वाले सभी सेंस ऑब्जेक्ट्स, विचार और धारणाएं माइंड में क्या प्रतिक्रियाएं लाती हैं। आप जानते हैं, दोनों ही मामलों में जब वे माइंड को उत्तेजना और दुख की ओर ले जाते हैं, और जब वे माइंड को मुश्किल से ही हिला पाते हैं। कुछ मेडिटेटर्स केवल इस बात में इंसाइट पाना चाहते हैं कि माइंड सुखद ऑब्जेक्ट्स से कैसे प्रभावित होता है। वे केवल अच्छे मूड की जांच करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह वे कभी भी सच्ची इंसाइट प्राप्त नहीं करते हैं। वे बहुत चतुर नहीं बन पाते हैं। वास्तव में आपको यह भी जांचना चाहिए कि जब आप अनप्लेजेंट सेंस टकराव का एक्सपीरियंस करते हैं, तो क्या होता है। आपको यह जानना होगा कि यह माइंड के साथ क्या करता है। अंत में यही वह तरीका है जिससे आपको खुद को प्रशिक्षित करना है। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि जब स्वयं प्रैक्टिस की बात आती है, तो आपको बाहरी स्रोतों से उपलब्ध अतीत के एक्सपीरियंसेस और जमा की गई यादों को खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका अपना एक्सपीरियंस ही मायने रखता है। अपने संदेहों और अटकलों को वास्तव में समाप्त करने का एकमात्र तरीका तब तक प्रैक्टिसिंग करना है, जब तक कि आप उस बिंदु तक नहीं पहुंच जाते जहां आप स्वयं के लिए परिणामों को क्लियरली देखते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। विभिन्न शिक्षकों से सीखना प्रैक्टिस के लिए एक आवश्यक प्रारंभिक कदम है। यह एक मूल्यवान समर्थन है, क्योंकि आप शिक्षाओं को सुनने से लेकर अपने स्वयं के एक्सपीरियंस से सीखने की ओर बढ़ते हैं। आपको अपनी स्वयं की समझ प्राप्त होने तक अपनी स्वयं की प्रैक्टिस के प्रकाश में प्राप्त शिक्षाओं पर कॉन्टेम्पलेट करना होगा। यदि आपके पास पहले से ही कुछ आध्यात्मिक गुण और अतीत से संचित पुण्य हैं, तो प्रैक्टिस अधिक सीधी है। जब अन्य लोग आपको सलाह देते हैं, तो जनरली यह गलतियों से बचकर और आपको सीधे प्रैक्टिस के हृदय तक जाने में मदद करके आपका समय बचा सकता है। यदि आप दूसरों के मार्गदर्शन के बिना अकेले प्रैक्टिसिंग करने का प्रयास करते हैं, तो आपके द्वारा अनुसरण किया जाने वाला पाथ अधिक भटकाव वाला और धीमा होगा। यदि आप पूरी तरह से अपने दम पर प्रैक्टिस करने का सही तरीका खोजने का प्रयास करते हैं, तो आप समय बर्बाद करते हैं और अंततः एक लंबा रास्ता तय करते हैं। यही इसका सच है। अंत में धम्म की प्रैक्टिस स्वयं सभी संदेहों और डगमगाहट को दूर करने और गायब करने का श्योरेस्ट तरीका है। जैसे जैसे आप अपने डिफाइलमेंट्स के विपरीत जाने के लिए खुद को सहन करते हैं और प्रशिक्षित करते हैं, संदेह बस सिकुड़ जाएंगे और मर जाएंगे। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं, तो आपने प्रैक्टिस में अपने एफर्ट्स से पहले ही बहुत कुछ हासिल कर लिया है। आपने प्रगति की है, लेकिन यह अभी भी आपको पूरी तरह से संतुष्ट फील कराने के लिए पर्याप्त नहीं कि एसएसएम तायुमैन है। यदि आप ध्यान से देखते हैं और अपने जीवन पर रिफ्लेक्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपने अपने जन्म के समय से लेकर अपने यौवन से लेकर वर्तमान तक अपने माइंड के माध्यम से दुनिया का कितना एक्सपीरियंस किया है। अतीत में आप स्वयं को पुण्य, कंसंट्रेशन और विजडम में प्रशिक्षित नहीं कर रहे थे, और यह देखना आसान है कि डिफाइलमेंट्स आपको कितनी दूर ले गए। जब आप उस सब पर पीछे मुड़कर देखते हैं जिसका आपने सेंसेस के माध्यम से एक्सपीरियंस किया है, तो यह स्पष्ट हो जाता है
कि आप अनगिनत अवसरों पर चीजें जैसी हैं उनके तरीके के बारे में सच का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे ही आप अपने जीवन में हुई चीजों पर कॉन्टेम्पलेट करते हैं, ये माइंड को हल्का करने में मदद करता है, क्योंकि आप देखते हैं कि डिफाइलमेंट्स इससे पहले की तरह इतनी घनी तरह से नहीं ढंकते हैं। समय समय पर आपको इस तरह से खुद को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है। यह कुछ भारीपन को दूर कर देता है। हालांकि केवल खुद को प्रशंसा और प्रोत्साहन देना बुद्धिमानी नहीं है। माइंड को प्रशिक्षित करने में आपको समय समय पर खुद की आलोचना करनी होगी। कभी कभी आपको खुद को वे चीजें करने के लिए मजबूर करना पड़ता है जो आप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप माइंड को हर समय उसकी सीमाओं तक नहीं धकेल सकते हैं। जैसे जैसे आप स्वयं को मेडिटेशन में प्रशिक्षित करते हैं, यह नॉर्मल है कि शरीर, जो एक कंडीशन्ड घटना है, स्ट्रेस, पेन और सभी प्रकार की विभिन्न प्रॉब्लम्स के अधीन होता है, क्योंकि स्थितियां इसे प्रभावित करती हैं। शरीर का ऐसा होना नॉर्मल है। जितना अधिक आप स्वयं को बैठकर मेडिटेशन करने में प्रशिक्षित करते हैं, आप इसमें उतने ही अधिक कुशल हो जाते हैं और नेचुरली आप अधिक समय तक बैठ सकते हैं। सबसे पहले आप उठने से पहले केवल 5 मिनट का प्रबंधन करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अधिक प्रैक्टिस करते हैं, आप आराम से बैठने के समय की लंबाई 10 से 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक बढ़ जाती है, जब तक कि अंत में आप बिना उठे पूरे 1 घंटे तक नहीं बैठ सकते। फिर दूसरे लोग आपको देखते हैं और इतनी देर तक बैठने में सक्षम होने के लिए आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन साथ ही आप अपने भीतर फील कर सकते हैं कि आप अभी भी बहुत देर तक बिल्कुल नहीं बैठ सकते हैं। यह वह तरीका है जिससे परिणामों की इच्छा मेडिटेशन के दौरान आपको प्रभावित कर सकती है। प्रशिक्षण का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू खड़े होने, चलने, बैठने और लेटने के सभी 4 पोस्चर्स में माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस को समान रूप से बनाए रखना है। सावधान रहें कि यह गलत न समझें कि आप केवल औपचारिक मेडिटेशन पोस्चर में बैठते समय ही वास्तव में प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं। इसे माइंडफुलनेस विकसित करने के लिए एकमात्र पोस्चर के रूप में न देखें। यह एक गलती है। यह पूरी तरह से संभव है कि औपचारिक बैठकर मेडिटेशन करने के दौरान शांति और इंसाइट उत्पन्न भी न हो। एक दिन में केवल इतने ही घंटों और मिनटों तक बैठना संभव है, लेकिन जैसे ही आप एक पोस्चर से दूसरे पोस्चर में बदलते हैं, आपको निरंतर अवेयरनेस विकसित करते हुए स्वयं को लगातार माइंडफुलनेस में प्रशिक्षित करना होगा। जब भी आप अवेयरनेस खो देते हैं, तो जितनी हो सके उतनी निरंतरता रखने की कोशिश करने के लिए इसे जल्द से जल्द फिर से स्थापित करें। यह तेजी से प्रगति करने का तरीका है। इनसाइट जल्दी आती है। यह बुद्धिमान बनने का तरीका है। इसका मतलब सेंस ऑब्जेक्ट्स को समझने में बुद्धिमान होना है और वे माइंड को कैसे प्रभावित करते हैं। आप इस विजडम का उपयोग अपने मूड को जानने और माइंड को लेटिंग गो में प्रशिक्षित करने के लिए करते हैं। इस तरह आपको माइंड को विकसित करने के तरीके को समझना चाहिए। यहां तक कि जब आप सोने के लिए लेटते हैं, तो आपको नींद आने के पल तक सांस के अंदर और बाहर जाने पर अटेंशन तय करना होगा और जागते ही जारी रखना होगा। इस तरह केवल एक छोटी अवधि होती है जब आप गहरी नींद में होते हैं और अवेयरनेस की प्रैक्टिसिंग नहीं कर रहे होते हैं। आपको स्वयं को प्रशिक्षित करने में अपनी सारी एनर्जी लगानी होगी। एक बार जब आप अवेयरनेस विकसित कर लेते हैं, जितना अधिक आप स्वयं को प्रशिक्षित करते हैं, माइंड उतनी ही अधिक जागृति का एक्सपीरियंस करता है, जब तक कि आप एक ऐसे बिंदु पर नहीं पहुंच जाते जहां आप बिल्कुल भी सोते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। केवल शरीर सोता है, माइंड अवेयर रहता है। शरीर के सोने पर भी माइंड जागृत और सतर्क रहता है। आप पूरे समय जानने के साथ बने रहते हैं। जैसे ही आप जागते हैं, माइंडफुलनेस पहले ही पल से वहीं होती है, क्योंकि माइंड सोने के स्टेट को छोड़ देता है और तुरंत एक नए ऑब्जेक्ट को पकड़ लेता है। आप चौकस और सतर्क हैं। सोना वास्तव में शरीर का एक कार्य है। इसमें शरीर को आराम देना शामिल है। शरीर को जिस आराम की आवश्यकता होती है वह लेता है, लेकिन अभी भी जानना मौजूद है जो माइंड पर नजर रखता है।
दिन और रात दोनों समय अवेयरनेस बनाए रखी जाती है। इसीलिए भले ही आप लेट जाएं और सो जाएं, यह ऐसा है जैसे माइंड नहीं सोता है, लेकिन आप थके हुए फील नहीं करते हैं और अधिक नींद के लिए भूखे नहीं होते हैं। आप सतर्क और चौकस रहते हैं। यही कारण है कि जब आप पूरी लगन से प्रैक्टिसिंग कर रहे होते हैं, तो आपको शायद ही कोई सपना आता है। यदि आप सपने देखते हैं, तो यह एक सुपिन निमित्त के रूप में होता है, एक असामान्य रूप से क्लियर और ज्वलंत सपना जिसका कोई विशेष महत्व होता है। जनरली हालांकि आप बहुत कम सपनों का एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे ही आप माइंड पर नजर रखते हैं, यह ऐसा है जैसे सपनों को बढ़ावा देने वाले मेंटल प्रसार के लिए कोई कारण नहीं बचा है। आप एक ऐसे स्टेट में रहते हैं जहां आप डिल्यूजन में नहीं फंसते हैं। आप माइंडफुलनेस बनाए रखते हैं, जिसमें अवेयरनेस माइंड के बहुत अंदर मौजूद होती है। माइंड जागृति के स्टेट में है, तेज और उत्तरदायी है। अटूट माइंडफुलनेस की उपस्थिति माइंड की जांच करने की क्षमता को सुचारू और सहज बनाती है, और जो कुछ भी पल पल उत्पन्न हो रहा है, उससे उसे अवगत रखती है। आपको माइंड को तब तक विकसित करना होगा जब तक कि वह माइंडफुलनेस बनाए रखने और घटनाओं की जांच करने में पूरी तरह से फ्लुएंट और कुशल न हो जाए। जब भी माइंड शांति के स्टेट में पहुंचता है, तो इसे अपने स्वयं के शरीर और अन्य लोगों के शरीर की जांच करने में प्रशिक्षित करें, जब तक कि आपके पास समान विशेषताओं को देखने के लिए पर्याप्त गहरी इंसाइट न हो। जांच को उस बिंदु तक आगे बढ़ाएं जहां आप सभी शरीरों को समान आवश्यक प्रकृति वाले और समान भौतिक तत्वों से आए हुए के रूप में देखते हैं। आपको ऑब्जर्व और कॉन्टेम्पलेट करते रहना चाहिए। रात को सोने से पहले पूरे शरीर पर नजर डालने के लिए अवेयरनेस का उपयोग करें, और सुबह पहली बार उठने पर कॉन्टेम्पलेशन को दोहराएं। इस तरह आपको बुरे सपने, नींद में बोलने या बहुत सारे सपनों में फंसने का एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा। आप बिना किसी परेशानी के शांति से सोते और जागते हैं। आप अपनी नींद में और जागते समय दोनों में जानने के स्टेट को बनाए रखते हैं। जब आप माइंडफुलनेस के साथ जागते हैं, तो माइंड उज्ज्वल, स्पष्ट और नींद से अप्रभावित होता है। जैसे ही आप जागते हैं, माइंड प्रकाशमान होता है, जो सुस्ती और डिफाइलमेंट्स द्वारा अनुकूलित मूड से मुक्त होता है। यहां मैं प्रैक्टिस के दौरान माइंड के विकास के डिटेल्स दे रहा हूं। नॉर्मली आप यह संभव नहीं मानेंगे कि आपके सोते समय, जब आप पहली बार जागते हैं, या अन्य सिचुएशंस में जहां आप माइंडफुलनेस के कमजोर होने की उम्मीद करेंगे, माइंड वास्तव में शांत हो सकता है। उदाहरण के लिए, आप भारी बारिश से गुजरने के बाद पूरी तरह भीगे हुए बैठे हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपने समाधि विकसित की है और कॉन्टेम्पलेट करना सीख लिया है, माइंड दूषित मूड से अछूता रहता है और अभी भी शांति और इंसाइट की स्पष्टता का एक्सपीरियंस करने में सक्षम है। ठीक वैसे ही जैसे मैं वर्णन कर रहा हूं। भगवान बुद्ध ने मंक्स के समुदाय को जो अंतिम शिक्षा दी थी, वह लापरवाही में न फंसने का एक उपदेश था। उन्होंने कहा कि लापरवाही वह रास्ता है जो मृत्यु की ओर ले जाता है। कृपया इसे समझें और इसे जितनी पूरी तरह और ईमानदारी से हो सके अपने दिल में उतार लें। विजडम के साथ सोचने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित करें। अपनी स्पीच का मार्गदर्शन करने के लिए विजडम का उपयोग करें। आप जो कुछ भी करते हैं, अपने मार्गदर्शक के रूप में विजडम का उपयोग करें।